हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। भाई बहुत बहुत स्वागत है सीए इंटर के सभी स्टूडेंट का जिनका अटेम्प्ट है मई 2024। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि हम एक सैंपल पेपर निकालेंगे जिसमें लिस्ट ऑफ द टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो उसी सीरीज में आज हमारा पहला असाइनमेंट मैं कहूँगा कि असाइनमेंट आपके सामने है, जिसके अंदर टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर इस असाइनमेंट के अंदर जो मैंने चैप्टर कवर किए हैं वो है आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल के पहले 2 चैप्टर, जिनमें से एक प्रिलिमिनरी है और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंबाइन वेटेज देखी जाए इस चैप्टर की, दोनों वेटेज की मिलाकर, तो ये लगभग 10 नंबर का पेपर में आएगा, जो कि इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है कि ये इसकी कंबाइन वेटेज रहेगी। तो ये 10 नंबर पे है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस मटेरियल की जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं 20 क्वेश्चन, इसमें से 10 नंबर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होंगे मई 2024 अटेम्प्ट के लिए। ध्यान रखना, अगर ये गलती से कोई वीडियो नवंबर 24 वाला सुन रहा है तो प्लीज इसे बंद कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मई 24 के हिसाब से है। नवंबर 24 में एग्जाम का पैटर्न चेंज हो सकता है। कहीं इस वीडियो को समझ के, इस वीडियो को देखकर आप कहीं एग्जाम का पैटर्न ये मत मान लेना, ये गलती मत कर बैठना। इसलिए नवंबर 24 वाले इस वीडियो को बंद कर दें, केवल मई 24 वाले इस वीडियो को सुनना कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहली बात कि सवाल कि अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2 दिन पहले इंस्टीट्यूट ने आरटीपी लॉन्च की है। इस आरटीपी के लॉन्च होने के बाद एक बात तो पक्का हो गया, वो क्या कि एग्जाम का पैटर्न अभी तक जैसे आता था नवंबर 23 तक, उससे थोड़ा सा ऊपर हो गया है। उससे थोड़ा सा ऊपर इन द सेंस कि अब थोड़ा सा एक्सपर्ट नॉलेज इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड करता है, और वो करनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ना, फाइनल के अंदर एक तो इंटर के अंदर सब्जेक्ट कम कर दिए, फाइनल के अंदर लॉ लगभग खत्म कर दिया है, तो इसलिए जितनी भी नॉलेज होनी चाहिए अभी होनी चाहिए इंटर लेवल पे। तो इस हिसाब से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो जो एक्सेप्टेबल है। तो सर आप डरा रहे हो या बता रहे हो? मैं बता रहा हूं, डरा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डरने की क्या बात है इसमें? जब आपने पढ़ रखा है, तैयारी कर रखी है, तो डरने की क्या बात है? अब इसीलिए जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं या फिर नहीं भी पढ़े हुए, प्लीज ध्यान रखना, ये टेस्ट हो रहा है, ये शेड्यूल ऑफ टेस्ट है और लॉ के टेस्ट का फॉर द मंथ ऑफ फेब। ऑडिट के टेस्ट का अभी अलग से आएगा, ऑडिट के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं दूंगा। फिलहाल लॉ के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। ये फरवरी 2024 का लॉ का शेड्यूल है। 11 फरवरी को जो टेस्ट होगा वो अकाउंट्स ऑफ कंपनी और डिविडेंड का होगा, जो कि सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू से। अभी तक ना एक बड़े लेवल की कंफ्यूजन ये चल रही थी कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कैसे पूछेगा आईसीआई। वो खैर आरटीपी से क्लियर कर दिया उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात हुई है कि आरटीपी से एकदम क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हर टेस्ट के अंदर इस तरीके के एमसीक्यूज मैं पूछता रहूंगा, उनका लेवल भी मैं आईसीआई के लेवल का ही रखने वाला हूं। तो जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए, जो नहीं पढ़े हुए वो इन क्वेश्चंस का लेवल देख लेना, आंसर्स देख लेना, मैच कर लेना अपने से। बट जो मुझसे पढ़े हुए हैं, ध्यान रखना 11 फरवरी का टेस्ट सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू है। मेरी टीम जब चेक करके देगी आपको, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने चेक कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, बोलो हर हर गंगे। नहीं, इंडिविजुअली हर बच्चे का टेस्ट मेरे थ्रू डिस्कस होगा। जैसे ही आपका चेक होके आएगा तो आप, मेरी टीम ने क्या कमियां बताई हैं, वो कमियां आपकी 1 to 1 मेरे से डिस्कस होंगी। जो आपके अंदर डाउट आ रहे हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, जो मेरी सजेशंस आपको देनी है मैंने, वो मैं आपको दूंगा। तो ये 11 फरवरी के टेस्ट में होगा। 11 फरवरी के बाद 18 फरवरी का जो टेस्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड है, कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड। अभी इस महीने का बाकी 25 फरवरी का शेड्यूल मैंने अभी नहीं दिया, जो कि मैं 11 फरवरी तक दे दूंगा कि 25 फरवरी को कौन से सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है ना? हमारी जैसी स्ट्रेटेजी चलती आ रही है, हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। जैसे अगर चैप्टर मैंने कहा कि अकाउंट्स ऑफ कंपनी और डिविडेंड है, तो इस हफ्ते आपको पहले इनकी रिवीजन क्लास मिल जाएगी, आप रिवाइज कर सके, तब जाके टेस्ट दे सकें। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कर लें। अबे नालायक, जब मैं इस चीज का टेस्ट ले रहा हूं तो पहले ये करना है यार, बाद में स्टैट्यूट करता रही हो। बताओ कैसी कैसी बातें करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम शुरू करते हैं। 11 फरवरी को ध्यान रखना, सब्जेक्टिव टेस्ट सबने देना है, सबने देना है। इंडिविजुअली मेरे थ्रू डिस्कशन होगा। जब पहले जो मैंने सजेशन दी थी, हर एक की सजेशन दी हुई मुझे ध्यान है। ध्यान रखना, कॉपीज मेरे सामने आते ही मैं पता लगा लूंगा कि आपने उस सजेशन पे ध्यान दिया है या नहीं दिया। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि ये टेस्ट सेकंड आप जरूर दोगे, ताकि पिछली बार से कितना इंप्रूवमेंट हुआ ये मैं खुद चेक कर सकूं। चलिए, अब हम आते हैं अपने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर।
ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, आपके टेलीग्राम चैनल्स पे भी दे चुका हूं, और जिनके पास टेलीग्राम चैनल्स पे जिन्होंने नहीं देखा इसे, वो इस वीडियो के लिंक के नीचे इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर। ठीक है जी, चले आगे। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम कौन सा है? चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपके स्टडी मटेरियल के मुताबिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ला 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 हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड financial statement of the Pacific Solution Private Limited as on 31st of March 2023 is as below. Okay. Paid up equity share capital है 50 लाख divided into 5 लाख equity shares carrying the voting rights of ₹10 each. There is no change in the paid up share capital thereafter. द टर्नओवर कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अच्छा 20 करोड़। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट द स्मार्ट सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप ऑफ द पैसिफिक सॉल्यूशन। 5 में से 2 लाख शेयर वो होल्ड करते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं बनी, एसोसिएट बन गई। अच्छा, द पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक्सक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं की है। अच्छा, द आरओसी इशू आर नोटिस टू द पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दैट has failed to file the cash flow statement along with the balance sheet and the profit and loss account. You are to advise on the following point explaining the provision of the Company Act whether the Pacific Solutions Private Limited shall be deemed to be a small company whose significant equity shares are held by a public company. Okay. तो क्या पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शेल बी डीम्ड टू बी अ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 85। सेक्शन 2 क्लॉज 85 का मतलब क्या है कि आपकी पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? 4 करोड़, और मैक्सिमम टर्नओवर कितनी हो सकती है? 40 करोड़। तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 50 लाख, और टर्नओवर कितनी है? 2 करोड़। तो इसका मतलब 20 करोड़। तो इसका मतलब क्या आप स्मॉल कंपनी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि आपसे स्मॉल कंपनी के बारे में पूछा गया है। तो फिर अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेना, वेदर पैसिफिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की गई है। एक जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं, और दूसरा स्मॉल कंपनी है कि नहीं, दोनों पे अलग अलग बात की गई है। देखो, प्रेजेंटेशन का स्टाइल दोबारा समझ लेना। अगर मैं कहता हूं दोनों पे एक जैसी बात होती, जरा सा चेंज होता बस, कि अगर ये प्राइवेट हो तो क्या होगा, अगर ये पब्लिक हो तो क्या होगा, मतलब अदरवाइज सेक्शन सेम है, कंटेंट भी सेम है, तो फिर पहले पूरा प्रोविजन लिख दो और उसके बाद कंक्लूड कर दो। बट क्योंकि अगर दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, पहला कहता है स्मॉल कंपनी है कि नहीं, दूसरा कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट बिल्कुल अलग अलग पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले पॉइंट को सॉल्व करो और उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट को सॉल्व करो। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इतनी बात क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, क्योंकि इसने मुझसे पूछा है कि बताइए कंपनी स्मॉल कंपनी है कि नहीं। तो मैं बताना शुरू करता हूं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से शुरू करोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को लिख दोगे। लो जी, सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को आपने लिख दिया। अब यहां पे ना एक होल्डिंग सब्सिडरी जरूर आया है, ध्यान रखना। एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग है, समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ ना कि एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में भी आता है कि स्मॉल कंपनी डज नॉट इंक्लूड अ होल्डिंग इन अ सब्सिडरी कंपनी। ये भी आता है कि नहीं आता है? तो ये पॉइंट जरूर लिख देना। सेक्शन 2 क्लॉज 87 का ये वाला पॉइंट जरूर लिख देना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। क्योंकि उसने होल्डिंग सब्सिडरी की बात की हुई है, बदमाशी यही तो कर रहा है वो मुझसे वही तो पूछना चाह रहा है कि बताइए आप सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि टर्नओवर पेड अप कैपिटल तो क्लियर है, विजिबल है कि भैया कितने आराम से पता लग रहा है कि हाँ जी विद इन द लिमिट है। बट क्योंकि वो मुझे फंसाना वहां चाह रहा है कि देखो सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी है तो फिर स्मॉल कंपनी कैसे हुई, मुझे वहीं फंसाना चाह रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वो पॉइंट लिख दिया। अब वैसे तो 3 पॉइंट है वहां पर कि स्मॉल कंपनी कौन कौन सी नहीं हो सकती, अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी, अगर आप सेक्शन 8 है, अगर आप किसी स्पेसिफाइड एक्ट के अंदर बने हुए हैं। अब ये आपके ऊपर है, लेंथ मैनेज करना है आपके ऊपर है कि आप तीनों
लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और एक भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने एक ही लिखा बस, होल्डिंग सब्सिडरी। अच्छा, अब मैंने ये जरूर था इस पॉइंट के अंदर, इस आंसर के अंदर, कि ये दोनों कंपनियां होल्डिंग सब्सिडरी हैं कि नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं, तो ये बात कहां से पता लगती है? सेक्शन 2 क्लॉज 87 से पता लगती है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 87 भी सर अगर मैं लिखने लग गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप उतना ही लिखो ना, होल्डिंग पूरा मत लिखो, केवल इतना ही लिखो कि अगर एक कंपनी दूसरी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इट्स ओन सब्सिडरी मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर अगर होल्ड करती है, तो ये तो लिख सकते हो। अगर आपने ये सेक्शन 2 क्लॉज 87 की ये लाइन लिख दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लाइन मत लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, इतना लिख दो। फिर उसके बाद अब आपने लिखा इन द गिवन केस, क्या हुआ है? लो जी, गिवन केस में अब हमने ये सिचुएशन बताइए कि गिवन केस में ध्यान रखना, ये समाज सेवा है गिवन केस, इसका कोई नंबर नहीं है गिवन केस का, मगर लिखना जरूरी है, इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 लाइंस का लिखना है इसे, और ज्यादा मत लिखना। सर अगर क्वेश्चन 10 लाइन का हो तो उसे समराइज करके 2 से 3 लाइन में लिख देना, बस, समझ गए। फिर आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। लो जी, मैं कंक्लूजन के ऊपर आया तो मैं क्या कह सकता हूं कि पैसिफिक सॉल्यूशन सब्सिडरी नहीं है, और सब्सिडरी नहीं है तो क्या ये स्मॉल कंपनी बन सकती है? हेंस इट इज अ प्राइवेट कंपनी, और ये डीम्ड पब्लिक कंपनी भी नहीं है। बताइए कि डीम्ड पब्लिक कंपनी है कि नहीं है? क्या ये डीम्ड पब्लिक कंपनी है या नहीं है? डीम्ड पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो कि सब्सिडरी होती है किसकी? किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। याद आ रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन के अंदर जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि इट आल्सो इंक्लूड अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो ये सब्सिडरी भी नहीं है। अच्छा, अब सब्सिडरी भी नहीं है तो किसी भी एंगल से पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं हुई, और नहीं हुई तो फिर सवाल ये उठा है कि क्या ये स्मॉल कंपनी कैटेगराइज की जा सकती है या नहीं। तो बताइए, क्या ये स्मॉल कंपनी मानी जा सकती है? पेड अप कैपिटल भी क्राइटेरिया के अंदर आ रही है, टर्नओवर भी क्राइटेरिया के अंदर आ रही है, तो क्या ये स्मॉल कंपनी कंसीडर्ड की जा सकती है? जी हां, ये स्मॉल कंपनी कंसीडर्ड की जा सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे। अच्छा, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है इसने ना कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं की है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं की है तो बताइए क्या कोई डिफॉल्ट किया है कि नहीं? ओके, मैंने जब आंसर लिखा यहां पर तो सेकंड का लिखना ही भूल गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फटाफट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 40 में है, और उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। अच्छा, मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ एक कंपनी में एग्जम्पशन है, वहां पर नहीं आता। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप है ऐसा तो दिया नहीं हुआ, बट प्राइवेट कंपनी है, हाँ। अच्छा, 1% कंपनी हो नहीं सकती। डोरमेंट कंपनी के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ। स्मॉल कंपनी, क्या ये स्मॉल कंपनी है? बिल्कुल है। तो स्मॉल कंपनी के रूप में क्या इसे एग्जम्पशन मिलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट से? यस। तो अगर कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं भी किया, तो भी कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर कंपनी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं भी किया। Whether the Pacific Solution Private Limited has defaulted in filing its financial statement? No. सेक्शन 2 क्लॉज 40 का रेफरेंस देना है और लिखना है कि नो, इसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि बीइंग अ स्मॉल कंपनी ये एग्जम्प्टेड है। तो इसलिए सेकंड कंक्लूजन आप इसी के नीचे लिखेंगे, इस कंक्लूजन के नीचे सेकंड पार्ट लिखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएगा। RAM Private Limited is holding company of the Lakshman Private Limited as per the profit and loss account for the year ended 31st March 23. अच्छा जी, and its turnover was 1.80 crore and paid up share capital was 80 lakhs. Okay. The board of director want to avail the status of a small company. क्या वो अवेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है। समझ आ रही है बात यहाँ पर? तो होल्डिंग सब्सिडरी होने के नाते क्या आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते स्टेटस क्लेम, क्योंकि यू आर अ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो पूरा सेक्शन 285 लिखा। अब यहां पर तो मैं सारा कुछ भी लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास लेंथ का भी इशू आ रहा है, तो मैं सारा कुछ लिख रहा हूं कि हाँ जी कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले में तो मेरे पास फिर भी बहुत सारा कुछ था लिखने में, इसमें थोड़ा कम है तो स्मॉल कंपनी की पूरी डेफिनेशन पे लूंगा ना मैं
क्यों, समझ गए ना, ठीक है ना। अब ये लिखा इन द गिवन केस लिखा, अब फिर बाद में कंक्लूजन किया, 10वीं में कंक्लूड दैट कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, कंपनी कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या थी हमारी ना, एक गड़बड़ रहती है कि हम भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। कंक्लूजन जब भी लिखना हो तो ध्यान रखना, कंक्लूजन में मैक्सिमम 2 या 3 या मैक्सिमम 4 लाइनें आ सकती हैं। कंक्लूजन में लिखना क्या है, देखो जी कंक्लूजन को बनाया कैसे जाता है। सबसे लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ना कि क्या कह रहा है। In the light of the above fact and in accordance with the provision of the Company Act, you are required to examine whether the contention of the company secretary is correct. अब कंपनी सेक्रेटरी क्या कह रहा है देखना, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज द डायरेक्टर दैट द कंपनी कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल कंपनी। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो अब आपको बताना है कि क्या कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट। हाँ जी, ये बताना है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, 10वीं में कंक्लूड दैट कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट। ठीक है, यहां तक हो गया। एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्यों करेक्ट है, क्यों करेक्ट है। कंपनी सेक्रेटरी कहता है कि ये कंपनी कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल कंपनी। क्यों, इसलिए सिंस कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी। अगर आप ये सिंस भी लिख दोगे, बस जो लाइन उसने क्वेश्चन में पूछी है लास्ट में उसी का ही आंसर देना और साथ में रीजन लिख देना, 1 लाइनर। ओवरऑल मैक्सिमम 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने कई बार देखता हूं ना, मैं कॉपीज जो अभी मैंने रिसेंटली भी चेक की थी बच्चों की, आधे आधे पेज का कंक्लूजन। भाई कौन देखने बैठेगा इसे, और कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। भूल जाओ, बिल्कुल नहीं मिलेगा मार्क्स। बात समझ आ रही है। तो कंक्लूजन उतना लिखो जितना जरूरी है, ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी कंक्लूजन में, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिस्टर राम along with his brother got registered a company in the state of Telangana by furnishing a false information knowingly. What action may be taken against the company and its promoter under the provision of the Companies Act? अब ये तो सेक्शन 7 पे आधारित बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करते हो तो फिर क्या होगा। तो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, कंसर्न प्रमोटर्स को 447 में फ्रॉड की सजा दी जा सकती है। अब जब जब एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास फाइल होगी तो ट्राइब्यूनल कंपनी के खिलाफ कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। ये इंटर लेवल का तो क्वेश्चन है ही है, ये फाउंडेशन में भी था और बिल्कुल एज इट इज था। तो ये भी नहीं कि कॉन्सेप्ट बढ़ गया हो, एज इट इज इतना ही कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हो। हाँ जी, तो ट्राइब्यूनल कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है, वो कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकता है, वो कंपनी का रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी कर सकता है, वो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। याद आ रहा है। तो बिल्कुल वही के वही ऑर्डर जो कि ट्राइब्यूनल पास कर सकता था, सारे के सारे आपने ऑर्डर्स लिखने हैं। मगर एक बात जरूर लिख देना कि ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले जो कंपनी के लिए बुरा हो, कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जरूर दी जाती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना जरूरी होता है किसी के खिलाफ भी ऑर्डर पास कर रहे हो। और ध्यान रखना जो भी कंसर्न व्यक्ति हैं उनको 447 में सजा मिलेगी। बिल्कुल कंसर्न प्रमोटर्स और द पर्सन इन्वॉल्व्ड हैं जो भी इनकॉर्पोरेशन में, वो दे आर लायबल अंडर सेक्शन 447 एज वेल। ठीक है जी, सिंपल था ये तो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। Country Pool Club was formed as a limited liability company under Section 8 of the Companies Act 2013 with the object of promoting cricket by introducing the cricket courses at the district level and the friendly matches. The club has been earning a surplus lately. The affairs of the company are conducted fraudulently and dividend are paid to its member. क्या सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड पे कर सकती है? नहीं। फाउंडेशन में भी सीखा था, इंटर में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो गड़बड़ कर दी। मिस्टर न्यू, अ मेंबर डिसाइड टू मेक अ कंप्लेंट विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू कर्ब द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बाय कैंसिलिंग द लाइसेंस गिवन टू अ कंपनी। इज देयर एनी प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस? इफ सो स्टेट द प्रोविजंस। ओके। वेदर द कंपनी में बी वाउंड अप की जा सकती है? यस। तीसरा, वेदर द कंट्री पूल क्लब कैन बी मर्ज्ड विद द कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग? नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो सेक्शन 8 के बारे में लिखो। सबसे पहले सेक्शन 8 के बारे में जितना आपको कंटेंट आता है आपने सबका सब लिख दिया। सेक्शन 8 का कंटेंट कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, किस लिए बनाई जाती हैं, ठीक है जी। रिवोकेशन, क्योंकि तीनों ही सेक्शन 8 पे आधारित हैं। देखो तीनों क्वेश्चन सेक्शन 8 पे आधारित हैं, तो सब कुछ लिख दो। अगर उन्होंने जिन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है उसका पालन नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लाइसेंस को रिवोक कर सकती हैं या फिर कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकती है, कंपनी को अमेलगमेट करा सकती हैं विद एनी अदर कंपनी हैविंग अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। यही सर सेक्शन 8।
कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों होती है, कैसे होती है, मतलब और कंपनी अगर अपने उत्तरदायित्व का पालन ना कर पाए तो क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ लिख दिया आपने। उसके बाद अब आप कंक्लूजन करने शुरू करो। कंक्लूजन 1 2 3 तीनों शुरू कर देना। अब इन द गिवन केस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट पोर्शन लिखो कि प्रोविजन रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, प्रोविजन रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब रिवोक कर सकते हैं अगर कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से कर रही है या कंपनी जिन कंडीशंस के बेसिस पे उसे लाइसेंस मिला उनका पालन नहीं कर रही है। कंपनी में भी वाउंड अप, यस सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोकेशन के केस में वाउंडिंग अप कर सकती है। कंपनी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाली किसी कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है, नहीं हो सकती। सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली किसी कंपनी के साथ मर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ मर्ज नहीं कर सकती। अच्छा, यहां पर ना एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, मुझे शायद ध्यान नहीं है इन टॉप 20 क्वेश्चन में डाला है कि नहीं। एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, आपकी बुक्स के अंदर मैंने डाला हुआ है क्वेश्चन, क्या सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर किया जा सकता है? तो ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही ऑल्टर किया जा सकता है ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है इस पॉइंट की। शायद इन टॉप 20 क्वेश्चन में शायद ये पॉइंट ना हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है या नहीं, बट ध्यान रखना ये वाला पॉइंट जरूर कंसीडर करके जाना। आपकी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस पॉइंट को मार्क कर लेना कि अगर सेक्शन 8 कंपनीज का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही ये कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Mr. R is an Indian citizen and stays in India during the immediate preceding financial year is for 130 days. For the immediate preceding financial year, ठीक है जी, 130 दिन इंडियन सिटीजन भी है, 120 दिन से ज्यादा भी है, सब ठीक चल रहा है। He appoint Mr. S a foreign citizen as his nominee, गड़बड़ हो गई, फॉरेन सिटीजन नॉमिनी नहीं बन सकता। एंड was stayed, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ओपीसी की बातें कर रहा है जिस तरीके से लिख रहा है, नीचे लिखा भी है ओपीसी। अच्छा, एंड was stayed in India for 125 days, मुझे क्या मतलब है, वो फॉरेन सिटीजन है, बात खत्म। Is Mr. R eligible to be incorporated as a 1-person company? सबसे पहले देखो, चारों पॉइंट 1-person कंपनी के ऊपर है। 1-person कंपनी का सारा प्रोविजन लिख दो, 1-person कंपनी के बारे में जो भी आप जानते हो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, सेक्शन 2 क्लॉज 62, सब कुछ पेल दो, लिख दिया। अब कंक्लूड करना शुरू करो, क्योंकि सारे एक ही बेस्ड हैं एक ही सेक्शन पे, तो बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। पहला पॉइंट, मिस्टर आर एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1-person कंपनी? यस। कैन ही गिव द नेम ऑफ मिस्टर एस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज हिज नॉमिनी? नो, क्योंकि मिस्टर एस क्या है, सिटीजन है फॉरेन कंट्री का, तो इसलिए नहीं हो सकता। What would be the procedure for change on the nominee and if any change shall amount to alteration in the memorandum? हाँ जी, नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। क्या ये चेंज ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम माना जाता है? बिल्कुल नहीं माना जाता, रूल नंबर 3, 4 में लिखा है। अच्छा, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर फॉर विड्रॉल ऑफ द कंसेंट ऑफ द नॉमिनी? ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट दिए हैं, ध्यान रखना आपके सिलेबस में नहीं हुआ करते थे, मई 2024 में इंसर्ट हुए हैं ये दोनों पॉइंट, ठीक है। हालांकि लॉ में पहले से थे मगर आपके स्टडी मटेरियल में कवर नहीं थे ये दोनों पॉइंट, मगर अब कवर कर लिए गए हैं मई 24 से, तो ध्यान रखना, घबराना मत कि ओ ये तो हमने पढ़े नहीं पढ़े, तो क्योंकि नया एडिशन है, ठीक है। अरे बोलो ना, हाँ चलिए। तो हुआ क्या, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर फॉर विड्रॉल ऑफ द कंसेंट बाय नॉमिनी? कोई भी नॉमिनी अपनी कंसेंट भी कभी भी विड्रॉ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका पूरे का पूरा आंसर यहां पर दिया हुआ है। प्रोसीजर फॉर चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी मेंबर चाहे तो अपना नॉमिनी बदल सकता है, किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है, और उसके लिए आपको INC 3 भर के जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, जब भी आप इस तरीके का चेंज करोगे ना नॉमिनी में, तो फिर इसे ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा। ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम वो गिने चुने सर्कमस्टेंस में ही माना जाता है जो कि सेक्शन 61 में दिए गए हैं। कंसोलिडेशन, स्प्लिटिंग, एडिशन ऑफ द कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, तो वो उन्हीं केसेस में ही माना जाता है, इनमें नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। क्या नॉमिनी भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? यस, कोई बंधुआ मजदूर थोड़े ना है, तो कभी भी कर सकता है। ठीक हो गई इतनी बात। तो ये सारा मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये भी इजी लेवल का ही क्वेश्चन था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Alpha Limited at Section 8 company is planning to declare dividend in the AGM
मिस्टर चोपड़ा इज होल्डिंग 800 इक्विटी शेयर्स, स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ द कंपनी इज इन अकॉर्डेंस। नहीं, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पहले आपने लिखा, लिखने के बाद एक चीज जरूर लिखनी है कि ये वो कंपनियां होंगी जो कि अपना डिविडेंड नहीं बांट सकती अपने मेंबर्स को, बल्कि अपने ऑब्जेक्ट में ही लगाना पड़ता है। द कंपनी हैविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड टू द मेंबर्स। ठीक है, साथ में कंक्लूड करके आए और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अब आपने आंसर यहां पे छोटा लिखा है, मुझे उम्मीद है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर पे आएगा। अच्छा सवाल उठा सर कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? ये एक वो टॉप सीक्रेट है जो कि आपको एग्जाम में ही खुलता जाके, ठीक है ना। मैं तो एमटीपीज के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि एमटीपीज में कई बार क्वेश्चन 6-6 नंबर पे आते हैं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन 3-3 नंबर पे आते हैं। तो ये आपकी कॉमन स्किल्स पे, कॉमन स्किल जो वहां पर आपको लगानी है वहीं पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे आ जाता कि सेक्शन ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर पे, तो मैं क्या करता, सेक्शन 8 फुर्सत के पलों में चिपकाता। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवोकेशन की पावर लिख देता, किन किन केसेस में रिवोकेशन हो सकता है, कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोकेशन क्या क्या होंगे, मैं सब लिखता। 6 नंबर पे पूछ रहा है, वो मुझसे मजे लेना चाह रहा है, तो क्या मजे लेने दूं मैं? कमाल हो गई बात, समझ गए? तो पूरा लिख के आओगे, मगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर 3 नंबर पे हो तो फिर मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में किया है यहां पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एज एट 31 March 2018 द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड इज इतना डिवाइडेड इनटू इतना और इतना। ऑफ दिस एच लिमिटेड इज होल्डिंग 6 लाख। अच्छा, 1 करोड़ में से 6 लाख जो है एच लिमिटेड होल्ड करता है, एंड 4 लाख इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय अदर्स। ठीक है, साइमल्टेनियसली अच्छा, ओहो, ठीक है ठीक है, 10 लाख में से 6 लाख यानी कि एच लिमिटेड होल्डिंग बन गई ना। ठीक है, एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय अदर्स। साइमल्टेनियसली एच लिमिटेड इज होल्डिंग 5% इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड, आउट ऑफ विच 1% शेयर आर हेल्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ एच लिमिटेड। वैसे तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं कर सकती, सेक्शन 19 कहता है, परंतु फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं जहां पर सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर होल्ड कर सकती है, जो कि सेक्शन 19 में एग्जम्पशंस दी गई है, एक्सेप्शंस दी गई हैं। पहली एक्सेप्शन, अगर मान लीजिए सब्सिडरी ने होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले ये शेयर एक्वायर किए थे, अगर सब्सिडरी ये शेयर होल्ड करता है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर सब्सिडरी ये शेयर होल्ड करता है एज अ ट्रस्टी, तो 3 सर्कमस्टेंस में होल्ड कर सकता है, सेक्शन 19 की एक्सेप्शंस। ठीक है जी, तो वो कहता है 5% शेयर एच लिमिटेड में होल्ड करता है, कब लिखा, कब ऑब्टेन करता है, ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो फिर और 1% लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। फिर आपको बताना है कैन एच लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड। अब तीनों क्वेश्चन सेम पॉइंट पे हैं, पूरा सेक्शन 19 चिपका रहा, पूरा पेल दिया। अब उसके बाद बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। पहला, एच लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। क्या ये फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड? ना, जो पाप हो चुका है, ठीक है, आगे नहीं कर सकता। कैन एच लिमिटेड एक्सरसाइज वोटिंग पावर एट द एजीएम? देखो 4% के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, 1% के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शेयर होल्ड करते हो तो वोटिंग पावर मिलेगी, अगर आप ट्रस्टी के रूप में होल्ड करते हो तो वोटिंग पावर मिलेगी, तीसरे केस में नहीं मिलेगी। अब यहां पर कहता है 1% शेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है तो वोटिंग पावर 1% के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी आपको। Can H Limited allot or transfer some of its share to S Limited? ना बाबा ना, सेक्शन 19 मना तो करता है। सेक्शन 19 कहता है कि S Limited होल्डिंग के शेयर होल्ड नहीं कर सकता और होल्डिंग भी सब्सिडरी को शेयर नहीं दे सकता, तो बात खत्म। तो ना बाबा ना, ठीक है, सेक्शन 19 पूरा कोट करके बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। 1 2 3 तीनों का कंक्लूजन किया। हर हर गंगे, क्या हुआ ये? ओहो, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड बाय द डिफरेंट कंपनीज रिलेटेड विद ईच अदर एज फॉलो। क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा नहीं जा सकता पेपर में, निल बटा 0 मतलब चांस है कि ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो फिर आपने क्यों लिखा सर? इसलिए लिखा कि इसके ऊपर डिजाइंड, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है बाप, तो ये बाप पेपर में नहीं पूछेगा तुमसे। अगर पूछा उसने तो उसे मेरे ख्याल से कम नहीं तो 8 नंबर का पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो इतना बड़ा है। तो इसलिए इसमें से बच्चे इसके पूछेगा तुमसे। इसका कोई एक पार्ट पूछ सकता है, 2 पार्ट पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है पेपर में।
ठीक है ना, ये तो बिल्कुल हो जाएगा 8 या 10 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। चलो खैर, तो इसलिए इसको इसलिए रखा है क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग रहे इसलिए रखा है, ठीक है। चल, ताकि इस पे बेस क्वेश्चन आ जाए तो संभाल सको। कंपनी सिक्योरिटीज लिमिटेड रिमार्क, हाँ जी, क्लेशरेंट लिमिटेड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन has the power to appoint 2/3 डायरेक्टर इन द इंद्रियामन लिमिटेड। अच्छा, पहले क्वेश्चन में नीचे पूछा गया है, पहले ये देख लीजिएगा, whether the aforesaid company can be considered as a listed company। अगर मैं लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन की बात करूं तो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 52 में अलॉन्ग विद द रूल 2A के अंदर दी गई है। याद है रूल नंबर 2A ऑफ द स्पेसिफिक डेफिनेशंस रूल, जहां पर कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप अदर देन इक्विटी शेयर्स, अगर आपके प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशूड है, कहां पर, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर। मैं रिकॉल कराता हूं, 3 तरीके की स्टॉक एक्सचेंज होती है। एक होती है मेन बोर्ड, मतलब BSE, NSE, फिर होती है SME स्टॉक एक्सचेंज, और एक होती है इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। मेन बोर्ड यानी कि BSE, NSE और SME पर पब्लिक इश्यूज आते हैं, केवल पब्लिक इश्यूज आते हैं। बट इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट आता है। प्राइवेट प्लेसमेंट, तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट डिबेंचर्स का भी हो सकता है, यस। प्रेफरेंस शेयर का भी हो सकता है, यस। इक्विटी का भी हो सकता है, यस। तो यानी कि अगर किसी कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे इक्विटी का या प्रेफरेंस का या डिबेंचर्स का, तो फिर भी क्या वो कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाएगी? हाँ, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो आप लिस्टेड कंपनी है। ओ माय गॉड। बट फिर इस डेफिनेशन के अंदर रूल नंबर 2A इंसर्ट किया गया रिसेंटली, जिसने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। अगर आपके शेयर मेन बोर्ड या SME बोर्ड पे हैं तो आप लिस्टेड हो, आंखें बंद करके लिस्टेड हो। परंतु अगर आपके प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स जो कि रिडीमेबल नेचर के हैं, अगर वो IGP पर लिस्टेड है, IGP पर लिस्टेड है, तो आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। यानी कि अगर इक्विटी शेयर्स IGP पे लिस्टेड है तो भी लिस्टेड हो, SME और मेन बोर्ड पे तो हो ही लिस्टेड, इक्विटी शेयर्स एट IGP पे भी लिस्टेड हो, परंतु डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर में हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मतलब इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो क्या ये लिस्टेड कंपनी होगी? नहीं होगी, ये लिस्टेड कंपनी हो नहीं होगी। यार ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मतलब कमाल ही हो गई है। तो ये हो क्या रहा है। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बताओ, कमाल हो गई बात। हाँ, जंतु जलांतु आई बला को तालतू। चलिए जी फिर कहता है क्लेशरेंट लिमिटेड की बात करूं तो हैज द पावर टू अपॉइंट 2/3 डायरेक्टर्स इन द इंद्रियामन लिमिटेड। सेक्शन 2 क्लॉज 87 की बात करूं तो अगर कंपनी के पास 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है तो ये हो गई होल्डिंग और वो हो गई सब्सिडरी। यहां तक भी क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब इंद्रियामन की बात करता हूं। इंद्रियामन, ओके, ये रही, इसकी बात कर रहा हूं। लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज डिबेंचर्स मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर लिस्टेड कंपनी तो नहीं है। 60% होल्ड करता है सजगता लिमिटेड में, तो ये बन गई होल्डिंग और ये बन गई सब्सिडरी। ओके, और आगे सजगता लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो लिस्टेड तो फिर नहीं है, बट होल्ड करता है 52% इन द प्रतिभा लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी। ओ, फिड्यूशरी कैपेसिटी। हो ना 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 ना, बेशक 52% शेयर होल्ड करते हो आप
कहां पर? सजगता लिमिटेड, द कंपनी होल्ड 52% शेयर इन द प्रतिबोध लिमिटेड, बट बावजूद इसके प्रतिबोध आपकी होल्डिंग आपकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसे नहीं किसी और के पैसे लगा रहे हो, लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो इसे कहते हैं फिड्यूशरी कैपेसिटी। ठीक है, अरे बोलो ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठा, इसने कहा जी पहले तो इन सबका बताइए कि ये होल्डिंग सब्सिडरियां हैं या नहीं है, या लिस्टेड कंपनियां हैं या नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात। तो सबकी रिलेशनशिप भी बताई हुई है, आप देख सकते हो यहां पर, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये लिस्टेड कंपनियां हैं या नहीं है, इनका कंक्लूजन भी लिखा हुआ। हालांकि रूल नंबर 2A मैंने यहां नहीं लिखा, वो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। रूल नंबर 2A के अंदर क्या लिखा, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया उसका। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द कंपनी टू बाय द शेयर्स इन द कंपनी, एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फॉर 10 lakh share, but the company actually issued 7 lakh share, where the company has called for 8 per share. All the calls have been met in full except 3 shareholders who still owe for their 6,000 shares in total. आपको बताना है वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल बताना है। वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन कौन सी होती हैं? ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड के बाद क्या होगा? इशूड, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड के बाद कॉल्ड अप, कॉल्ड अप के बाद पेड अप। ये सारी कैपिटल आपको लिखनी है। सबसे पहले मैंने लिखा ऑथराइज कैपिटल कितनी है, लो जी, एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द कंपनी टू बाय शेयर इन द कंपनी, एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड फॉर 10 लाख शेयर, वेयर द कंपनी हैज कॉल्ड फॉर 8 पर शेयर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ, कहीं अधूरा रह गया, क्योंकि 2 लाख शेयर्स से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, 20 लाख शेयर्स है, तो 20 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई। अब कंपनी ने इशू कितने किए हैं? 7 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो कितना हो गया? 70 लाख। पब्लिक ने अप्लाई कितने किए हैं? 10 लाख शेयर्स अप्लाई किए हैं, मतलब एप्लीकेशन ज्यादा आई है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है ना। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? 10 लाख एट द रेट ऑफ 10, 1 करोड़ रुपए। ओके, बट मुझे इससे मतलब नहीं है। कंपनी ने कॉल्ड कितना किया है? कंपनी ने कॉल्ड किया है 7 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 8 रुपए के हिसाब से, तो 56 लाख रुपए। अब पब्लिक में से सबने पे कर दिया है, यस, मगर 6000 शेयर्स ने पे नहीं किया। अब अगर 6000 शेयर्स ने पे नहीं किया, तो मतलब 56 लाख शेयर्स कंपनी ने कॉल्ड किए थे, उसमें से 6000 शेयर ने एट द रेट ऑफ 8, मतलब 48,000 नहीं दिए होंगे, तो इसका मतलब पेड अप कैपिटल कितनी हो गई है? बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा था, मगर ये सिंपल कैलकुलेशन में भी एग्जाम के फियर के कारण हम गलत कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, बस एक लाइन लिख लेना, कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल दी कंपनी की 20 लाख एट द रेट ऑफ 10, बस इतना ध्यान रखना, ऑथराइज कैपिटल इतनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट डाउन सम ऑफ द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू द 1 पर्सन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये पॉइंट आ सकता है, ध्यान रखना ये मई 2024 के लिए रेलेवेंट है, नवंबर 23 तक तो ऐसा कुछ नहीं था, मगर मई 24 के लिए रेलेवेंट है, ये पूछ सकता है। तो इसका सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि 1 पर्सन कंपनी के ऊपर क्या क्या नहीं लगता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो बस आपको ध्यान रखना है। हालांकि हर सेक्शन आपने जब देखा होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखा है 1 पर्सन कंपनी के ऊपर नहीं लगता, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न के अंदर लिखा है, सेक्शन 134 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट बनती है उसके अंदर रिलैक्सेशन दी गई है। सिमिलरली हर सेक्शन जब आप देखते जाओगे तो आपको ध्यान आता रहेगा, एजीएम के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन एजीएम, एजीएम के जो प्रोविजन है वो 1 पर्सन कंपनी पे नहीं लिखते। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 122 के अंदर लिखा हुआ है। 100 to 111 नहीं लगता। अच्छा 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 अच्छा, और क्या नहीं लगता? और क्या नहीं लगता? और फिर अब कुछ फाइनल के सेक्शन है, 173 नहीं लगता। अगर ये याद ना भी हो पाए तो भी चलेगा, ना हो पाए तो भी चलेगा। सेक्शन 137 ओपीसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कितने दिन में फाइल करनी पड़ती है? नॉर्मली कंपनी को 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम फाइल करनी पड़ती है, बट ओपीसी को कितने दिन में फाइल करनी पड़ती है? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल करनी पड़ती है। ठीक है ना, चलिए। तो ये सारी एग्जाम्पशन है 1 पर्सन कंपनी के लिए, जो कि डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अवेलेबल है। उन सारे सेक्शंस को लाकर यहां पर मर्ज कर दिया है, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सारे सेक्शन पता है तो एग्जाम्पशन से एकदम क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही। फिर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द नेम क्लॉज सच एज द नेम शैल नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। लिस्ट आउट फ्यू ऑफ द इंस्टेंसेस वेयर द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड एज अ रिजेंबल। देखो जी, वैसे तो मैंने आपकी कॉपीज में करवाया हुआ है जो मुझसे पढ़े हुए हैं, बट जो नहीं भी पढ़े हुए ध्यान रखना, मैंने आंसर यहाँ पे चेप दिया है। अब ध्यान रखना, कंपनी कभी भी
किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के मिलते जुलते नाम से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। बट अगर कब माना जाएगा कि नाम मिलता जुलता है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। वो कौन कौन सी गाइडलाइंस है, ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पे चिपका रखी हैं। आप पढ़ सकते हो, ऐसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड इन वन और बोथ नेम। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी थी एग्जिस्टिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आपने रख दिया ग्रीन की जगह ग्रीन्स, एस डाल दिया, प्लूरल कर दिया। लॉ मेकर कहते हैं कि भाई हमारे क्या कुछ लिखा हुआ है यहां पर जो इस तरीके से तुम इन कंपनियां इनकॉर्पोरेट कर रहे हो? टेक्नोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजीज कर दिया, ऐसा नहीं होता। फिर टाइप एंड केस ऑफ द लेटर एंड स्पेसिंग बिटवीन द लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड इन वन और बोथ द नेम। एबीसी लिमिटेड जो है वो ए डॉट बी डॉट सी डॉट कर दिया या ए स्पेस कर दिया बी स्पेस सी, नहीं, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेस इन वन और बोथ नेम्स। एसेंड सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेम एज एसेंडेड सॉल्यूशंस लिमिटेड। एसेंडिंग, वाह 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 वाह, एक काम हो रहा है, एक हो चुका है, एक हो रहा है, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। स्लाइट वेरिएशन इन द स्पेलिंग ऑफ द टू नेम इंक्लूडिंग अ ग्रामेटिकल वेरिएशन। डिस्क सॉल्यूशन इज सेम एज डिस्क सॉल्यूशन, ध्यान रखना, ठीक है, बट डिस्को सॉल्यूशन अलग है आगे। तो ये सारी गाइडलाइंस दी हुई है कि कब कब नाम सेम माना जाता है, रिजेंबल ही माना जाता है, उनके लिए गाइडलाइंस है। तो ये रेलेवेंट है, ध्यान रखना इस बार के पेपर के लिए। फिर प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू आइदर अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी। भाई साहब ये आया तो मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, 6 नंबर का, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है मई 24 के लिए ये। अभी तक केवल सेक्शन 18 हुआ करता था कि सभी कंपनी के एक दूसरे में कन्वर्जन के लिए अगर एक कंपनी दूसरी फॉर्म, एक से दूसरी फॉर्म में जाना चाहती है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी, सेक्शन 18 लग जाता था। बट अब स्पेसिफिकली 1% कंपनी पे पूछ रहा है कि अगर 1% कंपनी प्राइवेट या पब्लिक बनना चाहती है तो क्या प्रोसीजर है। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर रूल नंबर 21 एंड 22 में दिया गया है, थ्योरेटिकल है, आप इसे पढ़ सकते हो, केस स्टडी नहीं है, मैंने सारा सॉल्यूशन यहां पे लिख दिया है। वैसे जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए उनकी कॉपीज में पूरे का पूरा सॉल्यूशन मौजूद है, पूरा डिटेल में पढ़ के जाना। जो मुझसे पढ़े हुआ पहले बता रहा हूं, नहीं तो मुर्गा बन जाओ यहीं के यहीं नालायकों। उसके अंदर जो जितने डेप्थ में बनवाए हैं एनालिसिस, डब्बे बनवाए हैं, सारे पढ़ के जाना, वरना बेकार है, क्या फायदा पढ़ने का फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। Aman, an engineer, has started a new company with the name of Nuts and Bolts Private Limited. He got registered a company with the same name. However, Nuts and Bolts is a registered trademark. अच्छा, after the 5 years, when the owner of a trademark came to know about the same, it filed an application with the relevant authority. वो गाना था एक, बहुत देर कर दी सनम आते आते बहुत देर कर दी। बेटा अगर तेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से कंपनी खुली है तो तुझे 3 साल के अंदर एक्शन लेना था। अब सवाल उठा सर, ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि उसे कैसे पता लगेगा, उसे कैसे पता लगता है कि 3 साल के अंदर ऐसी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ऐसे पता लगता है कि जिस वकील के थ्रू आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लेते हो, आप उसके क्लाइंट होते हो। अब वो आप उसने आपको ट्रेडमार्क दिलवाया है। कई लीगल फर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ही काम करते हैं, उनका काम ही ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा ट्रेडमार्क इशू ना हो जाए, और अगर इशू हो गया तो वो तो इंतजार करती हैं। अब आपको कहती हैं लो 15-20 हजार रुपये खर्चो, इसके ऊपर केस करते हैं, इसे वसूलेंगे, मेरा भी खर्चा और आपका भी खर्चा रिकवर हो जाएगा। तो ये वकील आपको बता देते हैं, बट वकील ने आपको बताया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, या वकील ही आपको नहीं बता पाया, तो फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो नई कंपनी है उसके हाथ जोड़ो और कहो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अच्छा सर आप बड़ा गंदा गाते हो, मैं बड़ा गंदा गाता हूं। आजकल फेसबुक पे देखना परिणीति चोपड़ा गा रही है, जरा उसकी आवाज और मेरी आवाज का कंपैरिजन कर लो, फिर जरा कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन ज्यादा अच्छा गाता है। ये तो कमाल हो गई बात। चलिए हाँ जी, अब सवाल उठा तो आप नई कंपनी को केवल हाथ जोड़ के कह सकते हो कि प्लीज
आप नाम चेंज कर दीजिए, और अगर नई कंपनी मान जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके 5 साल बाद पकड़ में आया तो कोई ऑप्शन नहीं है। कैन द कंपनी बी कंपेल्ड टू चेंज इट्स नेम बाय द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क? ना, फिलहाल सेक्शन 16 के प्रोविजन लिख सकते हो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्या होता है, क्योंकि जब कंपनी का नाम मिलता जुलता होता है तो सेक्शन 16 लगता है। सेक्शन 16 में ये जरूर लिखना कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर को 3 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, परंतु नहीं कर पाया इस केस में तो कंपनी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहां ना मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका और दिया हुआ है, वो ये तरीका जो अपनाएंगे, मैं कह सकता हूं इससे बेस्ट प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती आगे, ये वाले तरीके से बेटर। क्या इसे कहते हैं? हेडिंग वाइज प्रेजेंटेशन। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन क्या होता है, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन क्या होती है, बेहतरीन प्रेजेंटेशन कही जाती है। अगर आप ऐसा कर पाए तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए हेडिंग कहां बनाना है। और मैं जानता हूं कि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, जो मैंने पिछली बार कॉपीज चेक की ना, तो मुझे पता लग रहा था कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि तबाही मचा देंगे, पेपर में ऐसी कॉपीज आएंगी। तो इसलिए वो बच्चे अगर ये प्रेजेंटेशन ऑप्ट कर सकते हैं तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। ध्यान रखना, अगर ऐसा कर पाओ, हेडिंग लिखा, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। आगे टाइम लिमिट लिखी, फिर गिवन केस, फिर कंक्लूजन लिखा। बट अगर उसने सेकंड पार्ट एक और पूछा है, जल्दबाजी में मत पढ़ना, क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना। हाँ जी, उसने क्या लिखा है, कहता है कैन द ओनर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन द कंपनी चेंज इट्स नेम? यस, वो रिक्वेस्ट तो करने में क्या दिक्कत है, रिक्वेस्ट तो कर सकता है, यस रिक्वेस्ट कर सकता है, तो इसलिए सेकंड पार्ट बन गया। इफ द कंपनी कैन चेंज इट्स नेम एट इट्स ओन डिस्क्रिशन, यस, और कंपनी अपना नाम खुद चेंज करती है तो फिर सेक्शन 13 लगता है, और उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, ये जरूर लिख देना। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होती है, यस होती है, तो इसलिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को ऐसा करने के लिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जी, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट डिसीजंस और प्रपोजल रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द ऑफिस बाय ए लिमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम अ थाने टू दादर, थाने लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट टू दादर लोकल लिमिट ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, थाने से मुंबई, ओके, बोथ द प्लेसेस फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई। शुक्र है जी, विद इन द सेम स्टेट और आरओसी भी सेम है। अच्छा, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, बट विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, तो मुझे रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए नहीं। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल तो मुझे तब चाहिए होती है जब कंपनी महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चेंज हो रही हो, परंतु मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई, चेन्नई से कोयंबटूर, कोयंबटूर से चेन्नई, इन आरओसी के पास जा रही हो, तब मुझे रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, बट यहां तो चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, तो उसने पूछा क्या, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द ऑफिस। अब ये आपके लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया है 4 या 5 मार्क्स का, तो सेक्शन 12 के अंदर पूरे प्रोविजंस लिखने हैं कि प्रोसीजर क्या है फ्रॉम वन सिटी टाउन और विलेज टू अनदर सिटी टाउन और विलेज का, और लिखने के बाद फिर लिखना है कि हाँ जी कंपनी ने किया, रजिस्टर्ड रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं चाहिए। बट अगर क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, मान लीजिए 2-3 मार्क्स का, तो फिर इसमें टू द पॉइंट लिख दिया, क्योंकि 2 पोर्शन है, एक एक डेड नंबर का क्वेश्चन होगा। तो पहले केस में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है, लिख दिया आंसर। सेकंड केस में द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन सर्टेन प्लेस ऑफ सिटी इज प्रपोज्ड टू बी शिफ्टेड टू अनदर प्लेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द सेम सिटी, तो फिर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, तब तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने की जरूरत नहीं है ना, तब तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक किया कंपनी ने, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। Parag Construction Limited is a leading infrastructure company. One of the director of the company, Mr. Parag, has been signing all the construction contract on behalf of the company for the many years. All the parties who ever deal with the company knows Mr. Parag as well. Acha, company has got a very important construction contract from a renowned software company. Parag Construction will do the construction for this site in the partnership with the local contractor Feroz Bhai. Mr. Parag signed the partnership deed with Mr. Feroz Bhai on behalf of the company because he has an implied authority. ओए, implied authority नाम की कोई चीज नहीं होती भाई साहब। सेक्शन 22 के अंदर अथॉरिटी लेके आओ। आगे, ये पार्टनरशिप कर रहे हो क्या? लेटर इन अ डिस्प्यूट कंपनी डिनाइड टू एक्सेप्ट द लायबिलिटी एज अ पार्टनर के अंदर कंपनी डिनाइड्स लायबिलिटी एज अ पार्टनर। सेक्शन 22 कहता है कोई भी जो कंपनी के बिहाफ पर डील करना चाहता है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी होनी चाहिए, सेक्शन 22 बात करता है, और उस अथॉरिटी लेटर पर
किसके साइन होंगे? 2 डायरेक्टर्स कंपनी के साइन होंगे या फिर 1 डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी के साइन होंगे। ठीक है जी, तभी ये डीड बाइंडिंग होगी। प्रेजेंट केस में कोई रिटर्न अथॉरिटी नहीं है, तो वी में कंक्लूड कि पराग के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, देयरफॉर कंपनी कैन डिनाई इट्स लायबिलिटी एज अ पार्टनर। ये सामने वाली पार्टी की लायबिलिटी है कि उसने इसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, इसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ध्यान रखना। सेक्शन 22 पे आधारित था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे, Yadav Dairy Product Limited has registered its article along with the memorandum at the time of registration of the company. Now, director of the company are of the view that provision of the article regarding the forfeiture of share should not be changed except by a resolution of 90% majority. Escalation clause. याद आ रहा है? सॉरी, एस्केलेशन कह रहा हूं, एंट्रेंचमेंट क्लॉज। मैं भी कहूं एस्केलेशन, क्या कह रहा हूं मैं, एंट्रेंचमेंट क्लॉज। While as per section 14 of the Company Act, article may be changed by passing a special resolution. आपने स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना ज्यादा मुश्किल कर दिया है। कौन सा क्लॉज लगाया है आपने? एंट्रेंचमेंट क्लॉज लगाया है। ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज लगा सकते हो, लगा सकते हो क्या भाई साहब? कौन सी कंपनी है पहले ये बताना, ये कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा देखो जी, एंट्रेंचमेंट क्लॉज कब आ सकता है? या तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर दे दो, या फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद भी दे सकते हो। हाँ, बाद में भी दे सकते हो। या तो कंसेंट चाहिए सभी की, या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। हाँ जी, कौन सी कंपनी में सबकी कंसेंट चाहिए, कौन सी में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? क्या कहता है? कहता है प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट जो है, या तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे कर दो, या फिर आर्टिकल में अमेंडमेंट करके कर दो, बाय ऑल द मेंबर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है जी। प्रेजेंट केस में क्या हुआ है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब एंट्रेंचमेंट अगर करना चाहती है तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? परमिशन ऑफ ऑल द मेंबर्स लेनी पड़ेगी, जो कि शायद यहां पर नहीं हुआ। यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन दिया गया है, तो इसलिए ये एंट्रेंचमेंट वैलिड होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, नहीं हो सकता। वन ऑफ द डायरेक्टर सेड दैट दे कैन नॉट मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनी एक्ट। दे कैन मेड बट दे हैव टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द ऑल द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो एंट्रेंचमेंट क्लॉज फाउंडेशन में भी था और यहां पर भी दोबारा है, तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे, श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज अ कंपनी इन विद द हनुमान पावर सप्लाई लिमिटेड इज होल्डिंग 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. One of the shareholder of H made a charitable trust and donated his 10% share in the H and 50 crore to the trust. He appointed as the trustee. All the assets of the trust are held in the name of the S. Can a subsidiary hold share in its holding company in this way? Section 19. पूरे का पूरा Section 19 चिपका क्या है फुर्सत के पलों में. उसके बाद one of the shareholder of H made a charitable trust and donated 10% shares in H. Okay. And 50 crore to the trust. And 50 crore to the trust. ठीक है, rupees 50 crore to the trust. ठीक है. He appoint as the trustee. S कौन है? S कौन है? S कौन है? S कौन है? Subsidiary है. उसे trustee बनाया है. All the asset of the trust are held in the name of S. Can a subsidiary hold share in its holding company? Yes, इस केस में क्या वोटिंग पावर रुकेगी? नहीं, वोटिंग पावर भी मिल जाएगी. सेक्शन 19 पे आधारित क्वेश्चन है. सेक्शन 19 ना काफी रेलेवेंट है, ध्यान रखना. तो एस होल्ड शेयर कर सकता है. यस. क्वेश्चन नंबर 18. Ashoka, director of Gamma Electrical Limited, gave in writing to the company that notice for any AGM and of the board of director meeting be sent to him only by the registered post at his residential address at the Kanpur, for which he deposited the sufficient money as well. क्या ऐसा कह सकते हो? नॉर्मली नोटिस ऑफ द मीटिंग कैसे जाता है? नॉर्मल पोस्ट के थ्रू. बट क्या आप स्पेशल पोस्ट फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पोस्ट से मंगा सकते हो? हाँ, आपको अमाउंट जमा कराना पड़ेगा इसके लिए. कहां पे लिखा है? सेक्शन 20 के अंदर ये प्रोविजंस हैं. ठीक है ना. तो फिर द कंपनी सेंड नोटिस टू हिम बाय द ऑर्डिनरी मेल अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग. उसने क्या कहा? रजिस्टर्ड पोस्ट. कंपनी ने क्या किया है? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग ऑर्डिनरी मेल के थ्रू भेजा है. तो क्या कंपनी ने गड़बड़ की है सेक्शन 20 के अंदर? यस. वेदर द कंटेंशन ऑफ अशोक इज वैलिड, कि अशोक ने सही कहा था? यस. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ अशोक रिमेन्स इन यूएसए? नहीं, तब गलत है. ध्यान रखना, कंपनी नोटिस ऑफ मीटिंग कभी भी किसी भी हालत में आउटसाइड इंडिया भेजने के लिए लायबल नहीं है. कंपनी या तो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया भेजेगी या एनी अदर एड्रेस विद इन इंडिया भेजेगी, मगर मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप प्लीज ये मुझे
अदर पोस्ट से भेज दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए, और मेंबर को पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तब कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन कि कंपनी को ऐसा भेजना ही भेजना पड़ेगा। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए, तो अशोक की कंटेंशन जो है टेनेबल है, और कंपनी बाउंड टू सर्व, कंपनी इज बाउंड टू सर्व नोटिस टू कानपुर बट नॉट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया सर्व करने के लिए कंपनी लायबल नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी issued a share certificate to A under the common seal with his own signature and the signature of a director forged by him. ओहो, फोर्जरी हो रही है। borrowed money from B on the strength of this certificate. B wanted to realize the security and requested the company to register him as a holder of share. Explain whether B will succeed in getting the share registered in his name. देखो भाई, B तुम्हारा बेवकूफ बन गया है। अब इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट, इंडोर मैनेजमेंट पे आधारित क्वेश्चन है ये। कैसे पता? भाई एक आउटसाइडर कंपनी से डील कर रहा है, और आउटसाइडर जो कंपनी से डील कर रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट कर रहा है। ठीक है, तो रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड का केस था। हालांकि ये केस लॉ अब इंटर के लेवल पे नहीं है, पहले हुआ करते थे। अच्छी बात है, केस लॉ आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं ये सारे, बट फोर्जरी के केस में बेनिफिट नहीं मिलता। शुरुआत कर देना इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, और इंडोर मैनेजमेंट लिख देना उसकी एक्सेप्शंस कि कब कब इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता, जिसमें से फोर्जरी भी एक केस है। तो शेयर सर्टिफिकेट नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये फोर्ज सिग्नेचर बियर करता है, तो ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। Mr. X had purchased some goods from Messrs. ABC Limited on credit. A credit period of 1 month was allowed to Mr. X. Before the due date, Mr. X went to the company and wanted to repay the amount due from him. Okay. एक महीने पहले he found only Mr. Z there, who was the factory supervisor of the company. अब ध्यान से देखना यहाँ पर इंडोर मैनेजमेंट, ये भी Mr. Z told Mr. X that the accountant and the cashier were on the leave, so he is in charge of receiving the money and he may pay the amount to him. Mr. Z issued a money receipt under his signatures. ठीक है, कोई भी नॉर्मल आदमी क्या करेगा, यही करेगा और क्या करेगा। After 2 months, ABC Limited issued a notice to Mr. X for the non-payment of dues within the stipulated period. X informed the company, वो तो कंपनी के घर पे आया था भाई, कंपनी के वहां आया था, कंपनी के वहां जमा कराया, रिसीव किया किसी बंदे ने, फिर that he has already cleared his dues and he is no more responsible for the same. He also contended that Mr. Z is an employee of the company whom he had made the payment, and being an outsider, he trusted the word of Mr. Z as a duty distribution is a job of the internal management of the company. भाई कौन पैसे एक्सेप्ट कर सकता है? पैसे एक्सेप्ट करने की पावर किसके पास होती है? पैसे एक्सेप्ट करने की पावर एम्प्लॉइज के पास होती है। आपने कोई सीनियर मैनेजमेंट रखा हुआ है, ये तो मैटर ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट है ना, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो मेरी यहां फोर्जरी का नहीं लिख सकता, क्योंकि नकली सिग्नेचर्स वगैरह तो है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन जैसे, पिछले क्वेश्चन में तो नकली सिग्नेचर्स इन्वॉल्व थे, फोर्जरी इन्वॉल्व थी, नकली सिग्नेचर्स, जाली सिग्नेचर्स, तो वहां इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिला। बट यहां पे तो अगेन इंटरनल रूल्स का मामला है, इंटरनल रेगुलेशन। सर पिछले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं होगा? जिस व्यक्ति ने किया है गड़बड़ इससे पिछले क्वेश्चन में, उसे फ्रॉड की सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा 10 साल तक, मगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी लायबल नहीं है, क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं है कि उसका एक सेक्रेटरी क्या कर रहा है। बट यहां पर कहीं फोर्जरी नहीं हुई, यहां पर तो कंपनी का एक एम्प्लॉय है जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा इसकी पेमेंट रिसीव करने की पावर है कि नहीं? ये तो नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन है, आपको पता नहीं उसकी पावर है कि नहीं। तो डेट इज वाई इंटरनल मैनेजमेंट का नियम लग गया। तो क्या ये जो पेमेंट देने वाला है ये अपनी लायबिलिटी से खत्म हो गया? यस, बिल्कुल। तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लग गया, और यहां पर ही मतलब उसको कैसे पता होगा कि इंटरनल रूल्स क्या हैं? तो इसलिए मिस्टर एक्स विल बी फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एज ही हैज पेड अमाउंट ड्यू टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इंटरनल मैनेजमेंट का रूल ये भी है। ठीक है जी, आई होप आपने क्वेश्चंस आंसर्स को इनको एंजॉय किया होगा। तो ये हमारे पहले 2 चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपने केवल एक कॉन्सेप्ट और देखना है, जो मैंने सेक्शन 8 कंपनी पे कहा कि ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी हर कॉन्सेप्ट को मैंने टच करने की कोशिश की है। एक और कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पर कि निधि कंपनी में नोटिस ऑफ मीटिंग कैसे दिया जाता है, बट उसे मैं कवर करूंगा सेक्शन 136 अकाउंट्स ऑफ कंपनी के जब क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल
जो अगली सीरीज है हमारी उसके अंदर अब जनरल मीटिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल मीटिंग प्लस डिपॉजिट्स के क्वेश्चन। तो उनके ऊपर अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे और वो सीरीज अगले संडे को लॉन्च हो जाएगी। एंड आई एम श्योर आपने इस सीरीज को जरूर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले संडे अगली सीरीज के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।